इस वीडियो में आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 11 to 14 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 15 to 18 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 19-20 कैरी 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन 2, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन 3, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 4, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। क्वेश्चन 5, भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ? वर्ष 1947 में। क्वेश्चन 6, आज़ादी के बाद भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 7, भारत में कौन सी भाषाई फार्मूला लागू किया गया? त्रिभाषा यानी कि 3 भाषा सूत्र। क्वेश्चन 8, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1956 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? क्वेश्चन 9 ट्रू फॉल्स है। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो ये क्या है? गलत है। उन्होंने 1977 में नहीं 1971 में दिया था गरीबी हटाओ नारा। क्वेश्चन 10 अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। इसमें अभिकथन है जय जवान जय किसान नारे का संबंध श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी, तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या है? फॉल्स। इसमें आएगा अभिकथन सत्य है लेकिन कारण क्या है? असत्य है। क्वेश्चन 11 सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? आंसर, सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। यह समुदायों के बीच हितों के अंतर को बढ़ावा देता है जो समुदायों के बीच स्वतंत्रता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। भारत में सांप्रदायिकता एक विशिष्ट रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन 12 भारत की दलीय व्यवस्था के कोई 2 लक्षण बताइए। फर्स्ट है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। देश की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण यह बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई है। सेकंड है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों या क्षेत्रों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केंद्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 13 किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने 1970 के दशक के शुरुआत में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया। तो पहला है गरीबी हटाओ का लोकप्रिय नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी प्रेस की समाप्ति, भूमि सुधार कानून और भूमि सीमा अधिनियम। क्वेश्चन 14 मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। इस व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी स्वामित्व दोनों का सह अस्तित्व होता है तथा बाजार की शक्तियों के साथ सरकारी नियोजन भी कार्य करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना होता है। क्वेश्चन 15 भारत में हरित क्रांति अपनाने के कोई 3 कारण लिखिए। पहला है खाद्यान्न की कमी। 1960 के दशक में भारत में लगातार खाद्यान्न की कमी और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो रही थी, जिससे भुखमरी का खतरा बढ़ गया और देश की आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि देश में पर्याप्त खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड है जनसंख्या वृद्धि। उस समय भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग लगातार बढ़ रही थी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों से इस बढ़ती मांग को पूरा करना कठिन हो रहा था। इससे यह आवश्यक हो गया था कि कृषि उत्पादन में सुधार करके अधिक अन्न उगाना जो है जरूरी है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता। पारंपरिक कृषि पद्धतियां सीमित उत्पादन देती थी
और अधिकांश किसानों की पैदावार काफ़ी कम थी। इसलिए उच्च उपज देने वाले बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके अन्न उत्पादन बढ़ाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? पहला है आर्थिक समस्याएं। सोवियत संघ में आर्थिक समस्याएं थी, जैसे कि उत्पादन में कमी, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और भूमि की अनुपयुक्त उपयोग। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुधार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। सोवियत संघ में राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिबंधों की स्थिति थी, जिससे लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। गोर्बाचोव ने इसे सुधारने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। सोवियत समाज में सामाजिक परिवर्तन की मांग थी, जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता, मनोरंजन की पहुंच और मनोरंजन की मुक्ति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सोवियत संघ के पास अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण गोर्बाचोव को सुधार के माध्यमों पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। नेतृत्व की प्रेरक। गोर्बाचोव को एक प्रेरक नेता माना जाता था, जिन्होंने सोवियत संघ में सुधार के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। कांग्रेस में फूट के क्या कारण थे? तो पहला है नेतृत्व संघर्ष। पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिंडिकेट और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच सत्ता और निर्णय लेने के लेकर मतभेद थे। इंदिरा गांधी ने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई और पार्टी एवं सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे पारंपरिक नेताओं की स्थिति कमजोर हुई और टकराव बढ़ गया। सेकंड है राष्ट्रपति चुनाव विवाद। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार का विरोध करते हुए वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। इस कदम ने पार्टी में गहरी खाई पैदा कर दी और मतभेद स्पष्ट हो गया। थर्ड है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 3, विचारधारात्मक मतभेद। इंदिरा गांधी ने गरीब जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए समाजवादी नीति अपनाई, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जबकि सिंडिकेट ने नेता इन नीतियों के विरुद्ध थे और पारंपरिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। इन विचारात्मक अंतर ने फूट को और बढ़ावा दिया। क्वेश्चन 18। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था और इसकी मुख्य प्रमुख सिफारिशें क्या थी? आंसर। केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों को सीमाओं का निर्धारण वहां बोली हो जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें, यानी कि इनकी कौन कौन सी सिफारिशें थी? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, राज्यों की गठन भाषा के आधार पर किया जाए। थर्ड, भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। फोर्थ, वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उस टाइम बनाए गए थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में अभी फ़िलहाल कितने राज्य हैं अपने भारत में और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 19, राष्ट्र निर्माण के तत्वों का वर्णन कीजिए। आंसर, राष्ट्र निर्माण का अर्थ है कि ऐसा मजबूत और एकजुट राष्ट्र तैयार करना जिसमें लोग, भूभाग, सरकार और संप्रभुता के आधार पर समाज और राज्य का समग्र विकास हो। राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक या आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सक्रियता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जनसंख्या। राष्ट्र के लिए एक निश्चित संख्या में लोग होना आवश्यक है। ये लोग राष्ट्र के सदस्य होते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी, सहयोग, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भावना राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है निश्चित भूभाग। राष्ट्र के पास एक स्पष्ट और मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। भौगोलिक, इस क्षेत्र में सीमाएं निश्चित होती हैं और यह न केवल राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए जरूरी है,
बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरकार। हर राष्ट्र की अपनी सरकार होती है जो कानून बनाती है, इन्हें लागू करती है और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा सुनिश्चित करती है। मजबूत और सक्षम सरकार ही राष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और न्याय संगत प्रशासन प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट संप्रभुता। राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। संप्रभुता के बिना राष्ट्र अपनी नीति और आर्थिक योजना और विदेश संबंधों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं कर सकता। सांस्कृतिक एकता। समान भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं लोगों को जोड़ती हैं। यह साझा सांस्कृतिक आधार नागरिकों में एकजुटता और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है, जिससे राष्ट्र के प्रति समर्पण और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता। समान कानून और सुसंगत प्रशासन व्यवस्था नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है और समाज में अनुशासन, समरसता और न्याय की भावना को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना और नेतृत्व। लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और साझा उद्देश्य ही भावना होनी चाहिए। इसके साथ ही दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत संस्थाएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को दिशा और समर्थन प्रदान करती है, जिससे राष्ट्र अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। क्वेश्चन 20। विदेश नीति का क्या अर्थ है? भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कुल कितने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कुल कितने मौलिक अधिकार और पहले आप मुझे बताएंगे मौलिक अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग होते हैं, याद रखना। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आम नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 20। विदेश नीति का क्या अर्थ है? भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आंसर। विदेश नीति एक देश की बाह्य संबंधों और विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा, समृद्धि, संरक्षण और प्रतिस्थापना को सुनिश्चित करना होता है। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल किया गया है देखिए। फर्स्ट पॉइंट है अपराधीकरण यानी कि नॉन अलाइनमेंट। भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है अपराधीकरण, जिसका मतलब है कि किसी एक दल के साथ संबंध स्थापित नहीं करना। भारत ने हमेशा ही स्वतंत्रता, स्वायत्तता, स्वाधीनता के मामले में अपनी स्वतंत्रता को महत्व दिया है। सेकंड है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। भारत की विदेश नीति में प्राथमिकता उसके राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की सुरक्षा, समृद्धि और समरसता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है समरसता यानी कि हार्मोनी। भारत की विदेश नीति में समरसता को महत्व दिया जाता है, जिसका मतलब है सहयोग, समरसता और समन्वय को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है सहयोग कोऑपरेशन। भारत की विदेश नीति में सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग, समरसता और सहयोग के माध्यम में सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें सुलभता यानी कि एक्सेसिबिलिटी। भारत की विदेश नीति में सुलभता को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो संपर्क, पहुंच और संबंधों को सुलभ बनाए रखने के माध्यम सुनिश्चित होता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।